नाइन एक मलयालम हॉरर थ्रिलर और साइंस फिक्शन मूवी है जिसे जैसम मोहम्मद ने डायरेक्ट किया है। और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.9 स्टार्स आउट ऑफ 10। बिना वक्त गवाए इंट्रो को रोल करते हैं और नरेशन को शुरू करते हैं। मूवी ओपन होती है एक फादर और सन को दिखाते हुए जो कि सूर्य ग्रहण देख रहे थे। पिता जो था वो साइंस में काफ़ी दिलचस्पी रखता था और वो अपने बेटे को भी साइंस सिखाता था। बेटे का नाम एल्बर्ट था। पिता अपने बेटे से कहते हैं कि साइंस के पास हर सवाल का जवाब है और तुम्हें हमेशा सवाल पूछने चाहिए, तभी तुम्हें जवाब मिलेंगे। अब एल्बर्ट को दिखाया जाता है जो अपने स्कूल जाता है और एक टीचर को एक एनवलप देता है और उसे सील करके ISRC में किसी डॉक्टर इनायत खान नाम के व्यक्ति को भेजने को कहता है। काफ़ी सालों बाद प्रेजेंट में न्यूज़ दिखाई जाती है कि एक सुपर कॉमेट धरती की तरफ आ रहा है जिससे काफ़ी तबाही हो सकती है और इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तकरीबन 9 दिन तक दुनिया भर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी। प्रेजेंट समय में एल्बर्ट को दिखाया जाता है जो बड़ा हो चुका है और उसे अपने बेटे की स्कूल बुलाया जाता है क्योंकि उसने एक बच्चे को पत्थर से मारा था। उसके बेटे का नाम एडम था और उसे एक्सपेल कर दिया जाता है। इस बात से एल्बर्ट काफ़ी गुस्सा था और दोनों कार में जा रहे थे। बहस में पता चलता है कि एडम की मॉम नहीं थी। एडम को डांटे जाने पर वो गुस्सा था और गाड़ी सिग्नल पर रुकी थी तो वो गाड़ी को खोलकर निकलता है और उसका एक्सीडेंट होता है। फॉर्चुनेटली उसे किसी भी तरह की चोट नहीं आती, सिर्फ खरोंच आती है। हॉस्पिटल में एल्बर्ट का दोस्त था और यहाँ पता चलता है कि एल्बर्ट एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। अगले दिन एडम का बर्थडे था और उसी दिन उसकी मॉम की भी डेथ हुई थी जिसका नाम एनी था। एल्बर्ट और एडम ग्रेव पर जाते हैं प्रे करने को और वहाँ पर जेम्स जो कि एनी का भाई है, उसकी वाइफ लीजी और उनका बेटा एलेक्स भी वहाँ पर थे जो व्हील चेयर पर था। ऐसा लगता था जैसे एल्बर्ट और जेम्स के बीच में शायद कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। प्रेयर ख़त्म होती है और सभी जाने लगते हैं तो एल्बर्ट जेम्स को बुलाता है और कहता है कब तक हम ऐसे अजनबियों की तरह बर्ताव करेंगे। जेम्स कहता है मैं और मेरी फैमिली वहाँ पर कभी नहीं होना चाहेंगे जहाँ पर तुम और तुम्हारा बेटे हो। जेम्स अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार एडम को मानता था। साथ ही एडम की वजह से कुछ ऐसा भी हुआ था कि जेम्स का बेटा अपाहिज हो गया था। जेम्स कहता है कि तुम्हारा बेटा शैतान है और जब तक वो है तुम शांति से नहीं जी पाओगे। रात को एडम का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है और फिर अगले दिन एल्बर्ट को एक लेक्चर लेना था। लेक्चर असल में क्लासरूम में लेना था पर ऑडिटोरियम में लिया जा रहा था क्योंकि अचानक से एस्ट्रोफिज़िक्स में लोगों ने दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। एल्बर्ट का कहना था कि 9 दिनों तक कुछ भी काम नहीं करेगा, कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट्स काम नहीं करेंगे, ना ही कार्स, ना ही सोशल मीडिया वगैरह। लेक्चर के बाद एल्बर्ट अपने कलीग्स के साथ सुपरमार्केट जाता है तो वहाँ पर सुबह 3 बजे भी काफ़ी बड़ी लाइन लगी हुई थी क्योंकि लोगों को ज़रूरी सामान जैसे कि मोमबत्तियाँ, खाना पीना, केरोसिन वगैरह लेना था 9 दिन गुजारने के लिए। एडम अपनी बिल्डिंग में खेल रहा था और वो एक गमले को तोड़ देता है। वहाँ पर एक आदमी आता है जो एडम को जानता था और वो एडम से मिला था जब वो काफ़ी छोटा था। दोनों अब एल्बर्ट के पास जाते हैं। यहाँ पता चलता है कि वो व्यक्ति असल में डॉक्टर इनायत खान थे। एल्बर्ट ने 5 साल उनके असिस्टेंट की तरह काम किया था और उनका बहुत बड़ा नाम था दुनिया भर में। डॉक्टर इनायत कहते हैं मुझे तुमसे कुछ काम है। वो कहते हैं कि टाइम मैगज़ीन को इस कॉमेट के बारे में होने वाले इम्प्लीकेशंस पर आर्टिकल लिखना है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसके लिए डेटा कलेक्ट करो। डॉक्टर कहते हैं मेरा एक घर है हिमालयास में जहाँ जाकर तुम्हें डेटा कलेक्ट करना है। एल्बर्ट कहता है डेटा तो मैं यहाँ से भी कलेक्ट कर सकता हूँ, जिस पर डॉक्टर इनायत खान कहते हैं कि बात असल में ये है कि हिमालयास में काफ़ी सारी ट्राइब्स रहती है, वहाँ पर काफ़ी मोनेस्ट्रीज़ है और काफ़ी सारी कहानियाँ और अंधविश्वास भी है। असल में वहाँ 2 कबीले रहते हैं जो अभी एक साथ आ गए हैं कॉमेट की डर की वजह से। इस पर एल्बर्ट कहता है डरे हुए तो सभी लोग हैं, इसमें अलग बात क्या है। डॉक्टर इनायत कहते हैं कि असल में इन ट्राइब्स के पास इस रेड कॉमेट की इन्फॉर्मेशन थी हज़ारों लाखों साल पहले से। साइंटिस्ट ने खोज की उससे भी पहले से। उनकी गुफाओं में चित्र बने हुए हैं इस कॉमेट के हज़ारों साल पहले के जब यह दिखा था। साथ ही फिर कब आएगा उसका भी जिक्र था। उनकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही थी और वो कॉमेट फिर आया है और उन्हें ये भी पता था कि 9 दिनों तक आसमान लाल हो जाएगा उस कॉमेट की वजह से। एल्बर्ट काफ़ी सरप्राइज था और उत्सुक लग रहा था इससे और वो हाँ कह देता है जाने को। एल्बर्ट, एडम और उसके साथ 4 और कलीग को लेता है टीम की तरह
और सभी लोग निकल पड़ते हैं हिमालयास में। डॉक्टर इनायत के प्रॉपर्टी पर पहुंचते हैं और फिर ऑब्जर्वेशन के लिए साइट ढूंढते हैं। उन्हें 1962 वॉर का आर्मी का एक एबेंडन्ड चेक पोस्ट मिलता है जहां वो सेटअप करेंगे। साथ ही एल्बर्ट एक पुरानी कार को मॉडिफाई करता है ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट ना रहे और उसे यूज़ किया जा सके 9 दिनों तक। अब सिर्फ एक दिन बचा था कॉमेट के गुजरने के लिए। अगले दिन सभी लोग चेक पोस्ट पर पहुंचते हैं और सेटअप करते हैं और एल्बर्ट दूसरी लोकेशन पर अपना सेटअप करता है और दूर ऑब्जर्वेशन के लिए। रात को कॉमेट गुजरता है और उसी के साथ अंधेरा छा जाता है दुनिया भर में। ऑब्जर्वेशन के बाद एल्बर्ट वापस जा रहा था अपनी कार के पास, हाथ में मशाल लिए। जाते हुए उसे जंगल में कुछ तेज़ी से मूव करता दिखाई देता है। वो ढंग से देखने की कोशिश करता है पर तब तक कुछ पीछे से आकर उस पर हमला करता है और वो बेहोश हो जाता है। जब वो उठता है तो देखता है थोड़ी दूरी पर कोई इंसान पड़ा था। वो जाकर देखता है तो एक लड़की थी। वो उसे और उसके बैग को लेकर कार में जाता है और उसे गेस्ट हाउस लिया जाता है। काफ़ी रात हो चुकी थी तो एल्बर्ट अपने केयर टेकर हक्का को जाने को कहता है। बाहर जब दोनों बात कर रहे थे तो आसमान में कॉमेट का ट्रेल दिखता है जो लाल रंग का था। हक्का का मानना था कि ये अपशगुन है पर एल्बर्ट इस पर भरोसा नहीं करता था। एल्बर्ट अब सोने जा रहा था अंदर तो वो देखता है कि उसकी कार में से धुआं निकल रहा है। वो देखता है तो उस लड़की के बैग में से वो धुआं निकल रहा था। वो बैग को फेंकता है तो बाहर उसमें से कोई तेज़ रोशनी वाला पत्थर निकलता है जो काफ़ी गर्म था। वो उसे लेकर एक स्टोर रूम में रख देता है। अगली सुबह वो उस लड़की के पास जाता है तो वो उड़ जाती है। एल्बर्ट उसे सब कुछ पूछता है। इस लड़की का नाम एना था और वो और उसके दोस्त दिल्ली से आए थे कॉमेट को करीब से देखने के लिए। वो बताती है कि वो और उसके दोस्त साइट ढूंढ रहे थे पर वो उनसे अलग हो गई और फिर अचानक आसमान से कुछ पत्थर जैसा गिरा और वो बेहोश हो गई। एल्बर्ट बताता है कि वो कॉमेट का टुकड़ा था जो ज़मीन पर आया था और ऐसा लाखों सालों में एक बार ही होता है, और पूछता है कि तुमने उसे अपने बैग में क्यों डाला था। इस पर एना कहती है कि उसे पता नहीं। अब एल्बर्ट हक्का को खबर पहुंचाने को कहता है कि वो बेस कैंप पर नहीं आएगा उस दिन। फिर वो जंगल में जाता है जहां कल रात को वो बेहोश हुआ था। उसे रात की घटना याद आती है और अचानक से उसके सर में दर्द होने लगता है। वो ठीक होता है तो देखता है कि उसके पीछे एक भेड़िया था। वो भागता है अपनी जान बचा के। दूसरी तरफ एडम और एना मिलते हैं और दोनों में दोस्ती होती है। एल्बर्ट वापस आकर देखता है कि एडम और एना खेल रहे थे और वो सरप्राइज था क्योंकि एडम किसी से आसानी से दोस्ती नहीं करता था और ये बात वो पास में खड़े हक्का को भी बताता है। हक्का कहता है कि ये सब उस लाल रोशनी की वजह से है। उसके जाते ही सब कुछ जैसा था वैसा हो जाएगा। एल्बर्ट बैल्कनी में टेलीस्कोप सेट करके ऑब्जर्व कर रहा था आसमान को तो वहाँ पर एना आती है और दोनों बातें करते हैं। एल्बर्ट पूछता है कि तुम कहाँ से हो। इस पर एना कहती है कि मैं काफ़ी दूर से हूँ, तुम शायद उस जगह के बारे में नहीं जानते होगे। अगली सुबह एना को जाना था अपने दोस्तों के पास तो एल्बर्ट उसे अपने साथ ले जाता है और मार्केट में ड्रॉप करता है। एल्बर्ट चला जाता है और एना एक दुकान में जाती है शॉपिंग करने के लिए क्योंकि उसके सारे कपड़े जल चुके थे। वो शॉपिंग कर रही थी तो शॉप की ओनर एक औरत उसे अजीब तरह से देख रही थी। वो औरत अपनी रिंग्स को छू रही थी काफ़ी अजीब तरीके से। दूसरी तरफ एल्बर्ट गांव में लोगों से मिलता है उनकी राय जानने के लिए कि कॉमेट और लाल रोशनी के बारे में वो क्या सोचते हैं। सभी का मानना था कि ये एक अपशगुन है। एना कपड़े वगैरह लेकर आती है पेमेंट करने के लिए टेबल पर तो वो औरत पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आई हो, चली जाओ और कभी यहाँ पर फिर से मत आना। और यहाँ पर खुलता है एक राज। असल में एना एक एविल एंटिटी या स्पिरिट थी। एना कहती है तुम जानती हो ना, मैं चाहूँ तो तुम्हें तुम्हारी ये रिंग्स भी नहीं बचा सकती। ये कहकर वो बाहर चली जाती है। तभी वहाँ एल्बर्ट आता है और पूछता है कि तुम्हारे दोस्त मिले या नहीं। एना कहती है वो लोग काजा की तरफ निकल गए हैं और मुझे भी वहीं जाना है। एल्बर्ट इंसिस्ट करता है कि वो उसे आगे तक छोड़ देगा पर आगे जाके पता चलता है कि ब्रिज गिर गया है तो वो लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एल्बर्ट कहता है अब 9 दिनों तक ब्रिज बनने से रहा तो बेहतर होगा तुम गेस्ट हाउस वापस आ जाओ। दोनों वापस जाते हैं गेस्ट हाउस और एना को देखकर एडम काफ़ी खुश था। अब रात को एल्बर्ट ऊपर जा रहा था तो वो देखता है कि सीढ़ियों की दीवार पर पूरे से एडम ने स्क्रिबल कर रहा है। असल में ये एना के कहने पर एडम ने किया था। इसे देख एल्बर्ट काफ़ी गुस्सा करता है एडम पर। वो उसे सुला देता है और कहता है कि मैं काम कर रहा हूँ और मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना। एडम अपने बेड में था। अचानक कोई परछाई दिखती है चलती हुई और अचानक उसके कमरे की मोमबत्ती बुझ जाती है। एडम उठता है घबराया सा उसे जलाने को। वो जला रहा था कि उसके दरवाजे पर एना आती है और नॉक करती है। एडम डरा हुआ था।
वो खोलता नहीं दरवाज़ा, और फिर नॉकिंग थोड़ी देर बाद बंद हो जाती है और वो दरवाज़ा खुलता है, बाहर देखता है और दौड़ता हुआ अपने डैड के पास भागता है। वो दौड़ कर जा रहा था कि बीच में ही उसे एना पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हें डैडी ने मना किया था कि डिस्टर्ब मत करना। एडम पूछता है कौन हो तुम। एना के हाथ में कॉमेट का टुकड़ा था। इसे देख एडम पूछता है कि तुम क्या हो। एना कहती है बच्चों को ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए। एडम अपने डैड को पुकारता है और एना उसे घसीटते हुए उसके कमरे में ले जाती है और उसे मारती है और कहती है कि सो जाओ वरना तुम्हें और मारूंगी। अगली सुबह एल्बर्ट आता है एडम के कमरे में, उसे उठाता है। एडम एकदम डर जाता है उसे देखकर। वहाँ तभी एना भी आ जाती है। हक्का सभी को ब्रेकफास्ट पर बुलाता है तो एना एल्बर्ट से कहती है कि वो लेकर आएगी एडम को। एल्बर्ट चला जाता है और एना एडम को कहती है कि उठ जाओ और दुनिया देखो क्योंकि तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा। ब्रेकफास्ट टेबल पर एडम पूछता है कि तुम कौन हो और मेरे डैड के साथ वापस क्यों आई। एल्बर्ट को लग रहा था कि वो रूड बिहेव कर रहा है, पर एडम उठकर वहाँ से चला जाता है गुस्से में। एल्बर्ट उसे मनाने जाता है और अपने साथ कैंप ले जाता है। बेस कैंप में वो सबसे मिलता है और एल्बर्ट की असिस्टेंट दिव्या से बातें करता है। अब जाने का समय होता है तो एल्बर्ट का दूसरा असिस्टेंट आता है और कहता है कि मोनेस्ट्री के मंक ने मिलने के लिए हाँ कह दिया है। वो जा रहा था तो कहता है कि दिव्या ने कहा है कि आप उसे ड्रॉप कर देंगे। एल्बर्ट को पहले तो समझ नहीं आया पर वो हाँ कह देता है। हक्का बेस कैंप पर आया था तो एडम को एल्बर्ट उसके साथ भेज देता है। अब सिर्फ एल्बर्ट और दिव्या ही बचे थे बेस कैंप पर। दिव्या एल्बर्ट से कहती है कि तुम्हें एडम के साथ वक्त बिताना चाहिए और तुम्हारे वहाँ पर कोई लेडी आई है जिसके बारे में तुमने बताया नहीं। एल्बर्ट कहता है कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ में दखल मत दो, मैं जानता हूँ कैसे अपने बेटे को बड़ा करना है। इसी समय वहाँ पर एना भी आ जाती है। एल्बर्ट कहता है अच्छा हुआ तुम आ गई, मेरी असिस्टेंट तुमसे मिलना चाहती थी। एना पूछती है क्या दिव्या की बात कर रहे हो तुम। एल्बर्ट पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। तो वो कहती है कि मैं उसे जानती हूँ। एल्बर्ट का सर दर्द करने लगता है तो एना कहती है कि अपनी आंखें बंद करो, मैं गाना सुनाती हूँ और तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा। वो आंखें बंद करता है और वॉच टावर पर दिव्या काम कर रही थी। वहाँ पर अचानक काला धुआं फैल जाता है और एना उस धुएं में आती है। वो दिव्या को नीचे गिरा देती है। उसके गिरने की आवाज़ से एल्बर्ट की आंख खुलती है और वो उसे एक डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर बताता है कि वो जिंदा है पर काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में है। एल्बर्ट एडम को ढूंढता है जो बाहर गार्डन में अकेला खड़ा था। एल्बर्ट पूछता है कि तुम यहाँ पर अकेले क्यों खड़े हो, जिस पर एडम कहता है कि मुझे डर लग रहा है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है अकेले में। दोनों एक कमरे में जाते हैं। एडम कहता है कि एना वो नहीं जो आप समझते हैं और दिव्या का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। इस पर एल्बर्ट कहता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा था और एना मेरे पास ही खड़ी थी। एडम कहता है मेरा यही कहना है कि जो भी आप देख रहे हैं वो सच नहीं है। एना को सब पता चल जाएगा जो भी हम बात करेंगे। एना वो कॉमेट है। एल्बर्ट कहता है कि कौन तुम्हें ऐसी उल्टी सीधी बातें बता रहा है, मैं सोचता था एना तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है। एडम कहता है हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो एल्बर्ट कहता है कि मुझे अभी और काम है और एडम को सोने जाने को कहता है। एल्बर्ट एडम को सुलाकर चला जाता है। एडम उठकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता है डर के मारे, पर एना अंदर आ जाती है धुएं के रूप में और एडम का गला दबाकर कहती है मैंने तुम्हें मना किया था किसी से भी कुछ भी बात करने को, तुमने अब किसी और से कुछ भी कहा मैं तुम्हें और तुम्हारे बाप दोनों को मार दूंगी। 9वीं रात को मैं चली जाऊंगी और साथ में तुम्हें भी ले जाऊंगी। एडम बेहोश हो जाता है और एना चली जाती है। अगली सुबह एल्बर्ट, एडम और एना मॉनेस्ट्री जाते हैं मंक से मिलने। एना मॉनेस्ट्री के अंदर ना आने के बहाने बनाकर बाहर ही रुक जाती है। एल्बर्ट अंदर जाता है और मंक से मिलता है और पूछता है कि क्या आपको इस कॉमेट से डर लगता है। इस पर मंक कहते हैं कि इससे क्या डरना, ये तो ऊपर वाले की शक्ति की एक झलक है, और पूछते हैं क्या तुम भगवान में मानते हो। इस पर एल्बर्ट कहता है कि मैं साइंस में मानने वाला व्यक्ति हूँ। मंक कहते हैं फिर भी तुम यहाँ पर आए हो जवाब ढूंढने को जिन्हें तुम समझ नहीं पा रहे। मुझे तुम्हारी आंखों में डर दिखता है। साइंस में मानने वाले इंसान को किस बात का डर हो सकता है। एल्बर्ट कहता है मुझे इन बातों से डर लग रहा है कि क्या इस दुनिया में हम अकेले हैं या नहीं। मंक कहते हैं तुम अंधेरे से घिरे हुए हो, वो तुम्हारा बेटा है और तुम्हें उसकी रक्षा करनी है, यही तुम्हारा कर्तव्य है। अगर तुमने कुछ नहीं किया, अंधेरे को नहीं हराया, तो वो तुम दोनों को खा जाएगा। मैं प्रे करता हूँ कि तुम लोग फिर से रोशनी देख सको। अब एल्बर्ट एडम के पास जाता है जो मोनेस्ट्री की छत पर खड़ा था। नीचे एना खड़ी थी मोनेस्ट्री के बाहर। एडम एल्बर्ट को कहता है कि वो अंदर नहीं आ सकती क्योंकि अंदर प्रार्थना की जा रही है। खैर
अब वापस गेस्ट हाउस में एडम को दिखाया जाता है, जो हक्का के पास जाता है और कहता है कि तुम चले जाओगे तो मैं यहाँ पर अकेला पड़ जाऊँगा और मुझे काफ़ी डर लगता है। हक्का उसे अपने गले में पहनी माला देता है और कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। वहाँ एना आती है और एडम वहाँ से चला जाता है। एना हक्का से कहती है कि आप चले जाइए, रात काफ़ी हो चुकी है, आप शायद रास्ता भटक जाएंगे। हक्का कहता है कि भगवान मुझे रास्ता दिखाएगा, जिस पर एना कहती है कि देख लेंगे। अब एना एडम को पुकारती है और ढूंढती है। एडम काफ़ी डरा हुआ सा सारी कैंडल्स बुझाने लगता है। एडम एक पिलर के पीछे छुप जाता है और एना आसपास ही थी। एना वहाँ से जाती है और मौका देखकर एडम भागने की कोशिश करता है। एडम वहाँ से चुपचाप जा रहा था तो उसे पीछे दीवार पर कुछ दिखता है। वहाँ दीवार पर एक साया था, जिसे देखकर एडम डर जाता है और मुड़कर भागने की कोशिश करता है तो उसके बिल्कुल पीछे एना खड़ी थी। वो एडम को गले से पकड़कर दीवार से लगा देती है और कहती कि मैंने कितनी बार तुमसे कहा कि किसी से भी कुछ भी मत कहना, पर तुमने मॉनेस्ट्री में अपने डैड से कहा कि मैं अंदर नहीं आ सकती। वो ये कह रही थी, तभी वो देखती है कि बाजू में खिड़की से हक्का उसे देख रहा था। हक्का उसे देखकर भागता है और एना उसके पीछे आती है। धुआं उसका पीछा कर रहा था और हक्का साइकिल से गिर जाता है और एना उस पर हमला करती है। अब एल्बर्ट गेस्ट हाउस वापस आता है और नीचे बैठा था और शराब पी रहा था और अपनी वाइफ एनी को याद कर रहा था। उसे एनी दिखाई देती है, जो कहती है जब से मैं गई हूँ तुम खुश नहीं हो। हमारे डिसीजन की वजह से हमारी ज़िंदगी बदल गई। अगर हमने कुछ अलग डिसीजन लिया होता तो आज मैं ज़िंदा होती। उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। एल्बर्ट कहता है तुम ये क्या कह रही हो। एनी कहती है उसने पहले हमें अलग किया और फिर तुम्हारी खुशियाँ और चैन छीन लिए। एनी कहती है क्या तुम उससे प्यार करते हो। वो एक गलती है हमारी, इसे सुधारने के लिए तुम उसे मुझे दे दो। मैं उसकी माँ हूँ और मैं उसे दूर ले जाऊँगी और वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। एनी उसे किस करने जाती है, तभी एल्बर्ट को होश आता है और देखता है कि वो एना थी, जिसकी आंखें लाल थी। एल्बर्ट को समझ आता है और वो दौड़ते हुए एडम के पास जाता है और दोनों भागते हैं कार लेकर। एना उन्हें ऊपर से देख रही थी। अगली सुबह एल्बर्ट एडम को अपने असिस्टेंट संदीप के पास छोड़कर वापस आता है गेस्ट हाउस और स्टोर रूम में कंटेनर में रखे कॉमेट के टुकड़े को देखता है तो वो वहाँ पर नहीं था। वो हक्का को आवाज़ लगाता है, पर वो कैसे आएगा। एल्बर्ट पुलिस के पास जाता है मदद के लिए, पर वो कुछ नहीं करते। एल्बर्ट वापस आ जाता है बेस कैंप की तरफ, पर रास्ते में एना खड़ी थी और उसकी गाड़ी रोड के साइड में टकराती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ शाम हो रही थी और संदीप एडम से कहता है कि तुम्हारे डैड को काफ़ी देर हो चुकी है, मैं तुम्हें गेस्ट हाउस छोड़ देता हूँ। एडम मना कहता है और कहता है कि गेस्ट हाउस नहीं जाना है, डैड ने वहाँ पर जाने से मना किया है। संदीप पूछता है कहाँ जाना है तो फिर, जिस पर एडम कहता है कि की मॉनेस्ट्री जाना है। दोनों अब निकलते हैं। एल्बर्ट को होश आता है और गेस्ट हाउस जाता है एडम को ढूंढने, पर वहाँ पर वो नहीं था। वहाँ पर उसे उसका दूसरा असिस्टेंट मिलता है नीरव, जो बताता है कि एडम और संदीप की मॉनेस्ट्री गए हैं। एल्बर्ट ने एडम को वहाँ जाने को नहीं कहा था, पर उसके इस डिसीजन से एल्बर्ट काफ़ी खुश था, क्योंकि वो जगह सेफ थी। संदीप और एडम जा रहे थे तो रास्ते में एक याक मरा हुआ पड़ा था। एडम रुक कर देखने से मना करता है, पर संदीप कहता है कि मॉनेस्ट्री नज़दीक ही है और उतर कर देखने चाहता है। वो याक के पास था, तभी गाड़ी के पीछे से एना आती है और एडम को चुप रहने का इशारा करती है। एना गाड़ी में रखे कुदाल को लेकर संदीप की तरफ बढ़ती है। वो नज़दीक पहुंचती है तो संदीप को महसूस होता है कि कोई पीछे खड़ा है। वो जैसे ही मुड़ता है, एना उस पर हमला कर देती है। मौका देखकर एडम वहाँ से भाग जाता है मॉनेस्ट्री की तरफ, जिसका रास्ता जंगल से होते हुए गुजरता था। एना उसके पीछा करती है। दौड़ते हुए आगे जंगल में रोशनी दिखाई देती है और एना वहीं पर रुक जाती है और एडम आगे उधर पहुँच जाता है। यहाँ पर एक कबीला था और एडम वहाँ दौड़ते हुए गिर जाता है और उसके गले की माला जो हक्का ने दी थी वो भी गिर जाती है। इस माला को देखकर कबीले के लोग समझ जाते हैं कि ये हक्का की माला है। एना दूर खड़े देख रही थी सब कुछ। अब एल्बर्ट मोनेस्ट्री की तरफ जा रहा था तो रास्ते में वो कार को देखता है और फिर खुद जंगल के रास्ते मोनेस्ट्री की तरफ बढ़ता है। रास्ते में उसे एडम का बैग मिलता है और वो कबीले तक पहुंच जाता है। कबीले में वो देखता है तो कोई भी नहीं था। वो एक टेंट में एडम को देखता है, साथ ही वहाँ पर हक्का भी था, जिसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। एल्बर्ट एडम को लेकर भागता है, जो सोया हुआ था, शायद बेहोश था। वो उठता है और खुद को एल्बर्ट से छुड़ा कर भागता है।
एल्बर्ट कहता है क्या हुआ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तो एडम मना करता है और दौड़ते हुए एक पेड़ के पीछे जाता है और अचानक से उसी पेड़ के पीछे से एना निकलती है और एल्बर्ट बेहोश हो जाता है। अगली सुबह एल्बर्ट को कोई पुकारता है और उसकी आंखें खुलती है। वो गेस्ट हाउस में था और देखता है कि सामने डॉक्टर इनायत खान थे। डॉक्टर एल्बर्ट से कहते हैं कि तुम जंगल में बेहोश थे और कुछ गांव वालों ने तुम्हें यहाँ ले आए। मैं संदीप, दिव्या और हक्का से मिल चुका हूँ। वो कहते हैं कि मेरे पास सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन है जो तुमने मुझे 10 घंटों में बताई है। डॉक्टर कहते हैं मेरी बात को ध्यान से सुनो। एल्बर्ट पूछता है कि एना कहाँ है, इस पर डॉक्टर कहता है एना कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। एल्बर्ट काफ़ी शॉक था और पूछता है कि इसका क्या मतलब है। इनायत कहते हैं कि यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा डार्कनेस सिर्फ ब्लैक होल में नहीं है बल्कि इंसान के दिमाग में भी होती है। हर इंसान की एक डार्क साइड होती है। अब यहाँ पर स्टोरी का एक्चुअल राज खुलता है। डॉक्टर कहते हैं कि वही डार्कनेस तुम में भी थी जो तुमने अपने बेटे के प्रति उत्पन्न की थी और वो बढ़ती रही उसकी हर शरारत, गलती और एनी की याद की वजह से। जब ये डार्कनेस अपनी सीमा तक पहुंच गई तब तुम्हारे दिमाग को एक मकसद, कारण और रूप चाहिए था अपने गुस्से को प्रकट करने के लिए, और वो रूप एना थी। एना और कोई नहीं बल्कि तुम ही थे। डॉक्टर खान बताते हैं कि तुम बाइपोलर स्किज़ोफ्रेनिया से सफ़र कर रहे हो। डॉक्टर एल्बर्ट को कहते हैं कि तुम्हें सब वापस याद करना हो। पहले दिन जब कॉमेट पास हुआ था वो एक अद्भुत दृश्य था और वही शायद तुम्हारी मानसिक अस्थिरता का कारण बना। तुम उस रात जंगल से अकेले नहीं आए थे, अपने साथ अपनी डार्क साइड को भी ले आए थे। उस रात वो एना को लेकर आया था। वो सिर्फ सोच रहा था कि वो एना को लेकर आया है जबकि कोई था ही नहीं उसके साथ। घर आके जिस तरह एना दिखाई गई थी एडम से दोस्ती करते हुए, वो असल में एल्बर्ट की दूसरी साइड थी जो फ्रेंडली थी। वहीं जब एना एडम पर हमला करती है, उसे डराती है, वो एल्बर्ट की डार्क साइड थी जिसका उसको अंदाज़ा भी नहीं था। एडम बहुत जल्दी समझ गया था कि तुम्हारे साथ कुछ तो गड़बड़ है। वो कोशिश करता था कि तुम्हारी पर्सनालिटी को पहचान सके कि कब तुम एल्बर्ट हो और कब एना। वो उसी तरह तुमसे बात करता था, एना की पर्सनालिटी से एना की तरह और तुम्हारी पर्सनालिटी को अपने डैड की तरह। वो और बताते हैं कि मोनेस्ट्री में मॉन्क को समझ में आ गया था और उन्होंने तुम्हें इस बात के बारे में चेतावनी भी दी थी। दिव्या को धक्का भी तुम्ही ने दिया था और हक्का पर हमला भी तुम्ही ने किया था एना की पर्सनालिटी के तौर पर। डॉक्टर कहते हैं तुम्हारा बेटा 7 साल की उम्र के हिसाब से काफ़ी तेज़ दिमाग है और समझदार है। उसने तुम्हें तुम्हारे एक्चुअल पर्सनालिटी में एना के बारे में बताने की कोशिश करता था, पर एना और तुम एक ही होने की वजह से एना को हमेशा एडम द्वारा बताई गई बातें पता होती थी। एल्बर्ट को अभी विश्वास नहीं था क्योंकि उसका मानना था कि उसने एना को देखा था, उसने उसे सुना था। एल्बर्ट डॉक्टर से पूछता है एडम कहाँ है। इस पर डॉक्टर कहते हैं कि वो तो तुम्हें ही पता होगा, तुमने उसके साथ क्या किया है, वो कहाँ है। डॉक्टर कहते हैं कि तुम खुद से पूछो, एना से पूछो एडम कहाँ है। आज 8वां दिन है, कल 9वां और आखिरी दिन है तुम्हारे पास एडम को ढूंढने के लिए, और फिर 10वें दिन की सुबह मैं पुलिस को बुला लूँगा। तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है। एल्बर्ट पहले मोनेस्ट्री जाता है मॉन्क से मिलने के लिए और इसका जवाब पूछता है। मॉन्क कहते हैं कि ये कहानी तुमने लिखी है और तुम ही इसका कैसे अंत होगा वो डिसाइड करोगे। अगर वो तुम्हारे अंदर है तो अंधेरे को पहचानो और उसकी दुनिया में जाओ। वो तुम्हें तुम्हारा सबसे बड़ा डर दिखाएगी। जल्दी से एना और एडम को ढूंढो। फिर वो वहाँ से चला जाता है जंगल की तरफ। वो जा रहा था तो बीच रास्ते में कबीले के लोग उसे रोक लेते हैं और पूछते हैं कि बच्चा कहाँ है। इन लोगों को पता था कि एल्बर्ट ही एडम को ले गया था और हक्का पर भी हमला उसी ने किया था। एल्बर्ट और इनके बीच लड़ाई होती है और कबीले के सरदार उन्हें रोकता है। सरदार एल्बर्ट को बच्चे को ढूंढने के लिए कहता है और कहता है कि अगर बच्चे या हक्का को कुछ भी हुआ तो वो गलती से भी जंगल में वापस ना आए। अब एल्बर्ट जंगल में उस जगह जाता है जहाँ उसे एना मिली थी। एना उसके सामने आती है। बेसिकली वो अपनी डार्कर साइड से ही बात कर रहा था। वो पूछता है कि एडम कहाँ है। एना कहती है कि तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए। वो कहती है मुझे एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो तुम कभी ना भूल सको। हमें अब फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब एल्बर्ट स्कूल में था और वो अपनी एक टीचर को एनवलप देता है जो उसकी फेवरेट टीचर थी, मर्सी मिस। एना कहती है एडम तुम्हारी सिर्फ एक गलती है, तुम्हारी किस्मत में महान बनना लिखा है और एडम उसमें रुकावट है। उसे मेरे साथ आने दो, तुम आज़ाद हो जाओगे। एल्बर्ट कहता है अगर मेरा बेटा मुझे नहीं मिला तो मैं खुद को मार दूंगा। एना पूछती है क्यों। एल्बर्ट कहता है क्योंकि मैं उसका पिता हूँ और उससे प्यार करता हूँ।
एना कहती है कि आदि मानव भी हमारी ही तरह थे, पर समय ने उन्हें बदल दिया, उन्हें हथियार दिए। सबसे ताकतवर हथियार था प्यार, लगाव और इंसानियत। एना कहती है कि जब ये लाल रोशनी चली जाएगी, मैं भी उसी के साथ चली जाऊंगी। तुम्हारे पास सिर्फ कुछ मिनट बचे हैं एडम को बचाने के लिए। एल्बर्ट कहता है मुझे कुछ याद नहीं है, मैं उसे कैसे ढूंढूं? और देखते ही देखते एना फेड हो जाती है। एल्बर्ट टूटा हुआ सा ज़मीन पर गिर जाता है और तभी उसे एनी दिखाई देती है और वो एक डायरेक्शन में पॉइंट करती है। एल्बर्ट उस तरफ जाता है और एक गुफा जैसी जगह में उसे एडम मिलता है। वो एडम को उठाता है पर वो कोई जवाब नहीं देता। पर कुछ देर बाद वो होश में आ जाता है। दोनों चलते हैं और आसमान से कॉमेट का रेड फ्लेयर गायब हो जाता है और दुनिया भर में इलेक्ट्रिसिटी वापस आ जाती है। एल्बर्ट एडम को आसमान में देखते हुए कहता है कि मेरे फादर कहते थे हमारे सभी सवालों के जवाब वहीं पर है, पर मुझे जिन सवालों के जवाब चाहिए वो सिर्फ तुम्हारे पास है। क्या एना सच में थी? अब सीन दिखाया जाता है उस गुफा में जिसमें कबीले के लोगों ने चित्र बनाए थे। उसमें काफ़ी सारे चित्र थे, जैसे कॉमेट के, कबीले के लोगों के, वगैरह वगैरह। और साथ ही हमें एक चित्र दिखाया जाता है जो एना जैसा था। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या एना सच में थी? क्या वो कॉमेट था या फिर एल्बर्ट का एक भ्रम? मैं चाहूँगा कि आप लोग अपनी थियोरी इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये मूवी मेरे अनुसार काफ़ी अच्छी है। मूवी को अच्छे से एक्सपीरियंस करने के लिए मैं एडवाइस करूँगा आप इसे ज़रूर देखें। स्टोरी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है और सस्पेंस जो है वो एंड में ही ओपन होता है और बाकी समय काफ़ी अच्छा डरावना माहौल बनाए रखती है ये मूवी। खैर, आपको अगर कुछ समझ में ना आया हो स्टोरी के बारे में या कोई सवाल हो मूवी से जुड़ा हुआ या फिर कोई थियरी भी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर से उसका रिप्लाई करूँगा। इस वीडियो में इतना ही था और आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। गुड बाय फोक्स।